स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग जो है वो सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस, ये तीन चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज सेट्स, और इंटरनेट इशू की वजह से क्योंकि वो टॉपिक बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो टॉपिक रिपीट करूँ, और साथ हमारा जो आज का कंटेंट है रिलेशन एंड फंक्शंस वो भी हम लोग इस क्लास में कवर कर सकें। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को देती हूँ इंट्रोडक्शन के हम कहते हैं किसको हम सेट्स कहते हैं, व्हाट इज बेसिकली सेट्स। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सेट बेटा हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है। इसकी एग्जांपल आपके सामने यहाँ मौजूद है, आप लोग देख सकते हो। एग्जांपल नंबर 1, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स में बेसिकली 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो यहाँ पे एक छोटा सा सेट मौजूद है सेट ऑफ वोवेल्स का। वोवेल्स हम किसको कहते हैं? स्टूडेंट्स, लेट्स रिकैप द टॉपिक ऑफ सेट्स। हम सेट किसको कहते हैं? तो बेटा सेट हम कहते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को। हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक सेट मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, और वो सेट किसका है? सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हम लोगों ने बहुत ही इजी एग्जांपल है, हम लोगों ने प्राइमरी क्लासेस में वोवेल्स का और कॉन्सोनेंट्स का पढ़ा होगा। तो वोवेल्स हम किसको कहते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को हम वोवेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वोवेल्स का एक छोटा सा सेट है जिसमें हमारे पास सेट का नाम है ए। ठीक है। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमने कैपिटल लेटर ए से सेट का नाम रिप्रेजेंट किया, उसके बाद इक्वल टू लिख के यू सेट के अंदर हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। सेट बेटा हमेशा याद रखना कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। और सेट के डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में डिफरेंशिएट किया जाता है विद कोमा। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, यानी कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 5। और उन पांचों एलिमेंट्स को आपस में डिफरेंशिएट कैसे किया गया, एक दूसरे से अलग कैसे किया गया है? विद द कॉमा। ठीक है। तो ये तीन चीजें बहुत ही बेसिक है, लेकिन आप लोगों ने याद रखनी है कि सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। ठीक है। और सिंगल लेटर होता है। ठीक है। और आप स्मॉल लेटर से नाम नहीं लिख सकते। और कर्ली ब्रैकेट्स के अलावा, इनको हम कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं ये वाली। ठीक है। इन ब्रैकेट्स के अलावा हम कोई और ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते। और इन जो हमारे पास यहाँ जो सेट के एलिमेंट्स है उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद द कॉमा। ठीक है। ये तो हो गई हमारी बेसिक पहली बात। उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है सेट की। जैसे आप यहाँ पे देखो, एंड हम से कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। हमें पता है हमारे नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। और कहाँ खत्म होते हैं? कहीं भी नहीं, क्योंकि जैसे हमारी काउंटिंग कंप्लीट नहीं होती मैथ्स की, वैसे ही हमारे नेचुरल लैंग्वेज भी कंप्लीट है, नेचुरल नंबर्स भी कंप्लीट नहीं होते। तो वो सेट जो हमारा इनफाइनाइट होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इनफाइनाइट किसको कहते हैं? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो उनको फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन डॉट्स की सूरत में। ठीक है। किसी एक बच्चे का माइक जो है वो म्यूट नहीं है, वो काइंडली म्यूट कर दो। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग को बता रही थी कि जिस सेट को हम कंप्लीट नहीं लिख सकते उसको हम कैसे लिखते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज डॉट्स। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल कहूँ कि मुझे सेट लिख के दें जिसके अंदर एलिमेंट्स हो फ्रॉम 1 to 10। ठीक है। तो आप कैसे वो लिखोगे सेट? आप उस सेट को कोई भी अल्फाबेट का नाम दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, और उसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट्स डालोगे, और कर्ली ब्रैकेट्स ये वाली ब्रैकेट्स डालने के बाद आप, मैंने अगर 1 से 10 तक का आपको सेट लिखने का कहा है, तो आप 1 2 3 अप टिल 10 जितनी भी काउंटिंग है वो सारी लिख के, और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। वहां पे इन डॉट्स की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है। आपके जो सेट होगा उसके 10 एलिमेंट्स होंगे, हर एलिमेंट के दरमियान में आपने कोमा डाला होगा ताकि उसको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सके।
और बस इतना सा आपने सेट लिख दी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे सेट लिख के दें नेचुरल नंबर्स का, तो बेटा नेचुरल नंबर्स हम किनको कहते हैं? वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और चलते ही जाते हैं। जैसे मैथ्स में हमारी काउंटिंग कंप्लीट नहीं होती, वैसे ही हमारे नेचुरल नंबर्स भी कंप्लीट नहीं होते। तो जहाँ पे हमारे अल्फाबेट्स काउंटेबल ना हो, हम उन्हें काउंट ना कर सकते हो, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? डॉटेड फॉर्म में, ठीक है। सो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का डिफरेंस था जो लास्ट क्लास में मेरे बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, और मैंने कोशिश की है कि मैं इस क्लास में समझा दूं। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखो आप कि हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेट तो हमें समझ आ गया ना, हम किसे कहते हैं? सेट हम कहते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन के, इसमें हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता। कोई भी एलिमेंट अगर हम सेट में आगे पीछे कर दें तो उससे हमारा जो सीक्वेंस है सेट का, वो कोई मतलब सीक्वेंस मौजूद ही नहीं है, तो कोई सीक्वेंस हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अच्छा, अब बेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। जैसे जैसे हम डिस्क्रीट मैथ्स में आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पहला तरीका आसान है, आप लोगों ने पहले भी किया होगा प्राइमरी क्लासेस में भी। और उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को बेटा रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहले तरीके का नाम है टेबुलर फॉर्म और दूसरे का नाम है सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और इसको रोस्टर भी कहते हैं, दोनों नामों से इसको पुकारा जाता है। तो रोस्टर में बेसिकली हम अपने सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम अपने सेट को जैसे मैंने आप लोगों को कभी पहले सिखाया कि हम अपने सेट के सारे एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफरेंशिएट किया जाता है विद कॉमा, ठीक है। और कोई ना कोई सेट का नाम रख दिया जाता है, कोई अल्फाबेट, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा तरीका जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब एक और तरीका है जिसको हम सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं, जिसके थ्रू हम अपने सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है ये तरीका। आप ये देख सकते हो, the set a e i o u is written as a is equal to curly brackets x such that x is a vowel in English alphabet। ये देखो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ। The set is defined by specifying a property that elements of the set have in common. The set is described as a is equal to x such that p of x। यहाँ पे बेटा देखो, हम लोग जो भी अपना सेट क्रिएट करते हैं उस सेट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट करते हुए हम उसको कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ए ई आई ओ यू ये सारे एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को हमने किससे तशबीह दी है? एक्स से। और हमने कहा है कि एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ये एक्स ए भी हो सकता है, एक्स ई भी हो सकता है, एक्स आई भी हो सकता है, एक्स ओ भी हो सकता है, एक्स यू भी हो सकता है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं उसको एक्स के इक्वल करके हमने कहा है कि एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इसी तरीके से हम इन 5 अल्फाबेट्स को अगर छोड़ दें तो हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स रहते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वो सारे अल्फाबेट्स अपने ब्रैकेट्स के अंदर लिख देती सेट में और उनको मैं इक्वल कर देती एक्स के, और फिर मैं लिखती एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो है वो इन सारे एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट है, ये हमारे पास वोवल्स हैं। और इसके बाद आप एक और एग्जांपल देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो बता रहे हैं द सेट 1 3 5 7 9 इज रिटन एज, कि अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखती, यानी कि अगर सिंपल मैं फर्स्ट जो हमारे पास तरीका है लिखने का, तो मैं सिंपल लिख देती कि 1 3 5 7 9। लेकिन अगर मैं इसको रोस्टर से, ये तो रोस्टर तरीका है ना, रोस्टर वे है लिखने का टैब को सेट को, लेकिन अगर इसको मैं बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिखा जाएगा कि b इज इक्वल टू x
मतलब x मैंने इनको कहा, ठीक है, एंड सच दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। कि क्या मतलब कि x जो है वो हमारा 1 से लेके 10 के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो है। और एंड हम कब यूज करते हैं बेटा, एंड और में आपने अगर डिफरेंस पढ़ा हो तो और हम तब यूज करते हैं जब दोनों में से एक चीज भी अगर हमारे पास ऑन हो तो हमारा आउटपुट जो है वो ऑन ही आता है। जैसे हम लोग अगर एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास दो इनपुट्स हों ए और बी, और उसके कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो 4 बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम और के जरिए लिखेंगे तो अगर हमारे पास ए या बी में 1 होगा, एक भी 1 होगा तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। लेकिन अगर हम एंड यूज कर रहे होंगे गेट, तो जब तक तो हमारे दोनों इनपुट्स 1 नहीं होंगे तब तक हमारा आउटपुट 1 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड यूज कर रहे हैं। एंड का मतलब ये है कि बेटा ये भी चीज यूज होगी और ये दोनों चीजें भी यूज होंगी, ये दोनों चीजें यूज होके ये ब्रैकेट, ये जो हमारा सेट है वो कंप्लीट होगा। तो पहली कंडीशन तो हमें यहाँ से पता चल गई कि x जो है वो जो है हमारा ग्रेटर देन 1 होगा और जो है हमारा लेस देन 10 होगा, ठीक है। यानी 1 से 10 के दरमियान वैल्यूज होंगी। और एंड से हमें ये पता चला कि हमने ये भी इंक्लूड करना है, तो ये क्या है, x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमने डिवाइड भी करना है। तो जब हम ये डिवाइड करेंगे वैल्यूज को तो हमारे पास अगर आंसर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 3 5 7 और 9 आ जाएगा, ठीक है। सो बिल्डर नोटेशन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपैरिजन टू रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सीधा सीधा सेट का नाम लिखते हैं, सेट के अल्फाबेट्स लिखते हैं, अल्फाबेट्स को कोमा से डिफरेंशिएट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और हमारा सेट कंप्लीट। लेकिन सेट बिल्डर नोटेशन में हम अपने सेट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसकी कोई ना कोई खसूसियत, कोई कैरेक्टरिस्टिक लेकर हम उसको यूं इस तरीके से सेल्फ बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। और होना यूं चाहिए कि जो भी हम नोटेशन लिखते हैं जब हम उसको सॉल्व करें तो वो सेट बनता हो जो कि हम जो हमारा एक्चुअल में रियल में सेट था, ठीक है। अब जैसे जैसे आप लोग फर्दर कोर्स के अंदर सेट बिल्डर नोटेशंस की कुछ एग्जांपल्स पढ़ते जाओगे, आप लोगों को मजीद ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखो, अगली जो चीज मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट क्लास में सिखाई थी उसको मैं रिपीट कर रही हूँ। वो क्या था, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। बेटा कार्डिनैलिटी हम किसको कहते हैं, कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। कि मेरे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनका टोटल नंबर जो होगा वो क्या होगा, मेरे सेट की कार्डिनैलिटी होगी। जैसे आप लोग देखो, यहाँ पे आपके साथ एक सेट मौजूद है आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स मौजूद है। यानी इसके अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो मैंने इसकी कार्डिनैलिटी कितनी लिख दी, 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी बेटा वही चीज रिपीट हो रही है, और इसमें मेरे बच्चे लास्ट क्लास में भी कंफ्यूज हो रहे थे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है। तो बेटा फाइनाइट हम किसको कहते हैं, जो हम काउंट कर सकें अपने सेट के एलिमेंट्स को। जैसे इस सेट के अंदर मैंने काउंट कर लिया कि मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये कौन सा सेट हुआ, फाइनाइट। अब यहाँ पे आपके पास स्क्रीन के ऊपर ये वाली जो एग्जांपल है ये इनफाइनाइट की है। आप लोग यहाँ पे देखो तो काउंट करो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 और आगे डॉट 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 लिखा हुआ है। तो ये डॉट्स का क्या मतलब है बेटा, ये डॉट्स का मतलब ये है कि आपकी काउंटिंग कंप्लीट नहीं होती, और जहां पे ये डॉट्स आ जाए इसका मतलब ये है कि आपका सेट इनफाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट को इस इंफिनिटी के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको कोई भी ऐसा सेट दे दूं जिसके अंदर ये डॉट डॉट वाली चीज मौजूद हो, या मैं कोई सेट दूं जिसके एलिमेंट्स आप काउंट ना कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एग्जांपल पढ़ी थी नेचुरल नंबर्स की, यहाँ पे
तो नेचुरल नंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते। तो चाहे मैं आपको ये सेट लिख के दूं या मैं आपको लिख के दूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि दोनों सूरतों में आंसर क्या होगा हमारा इन्फिनिटी, क्योंकि हम कार्डिनलिटी तो ऐसे सेट की काउंट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी का ये साइन आप लोग देख लो इसको कैसे लिखते हैं, इसको अपने माइंड में याद रखना है कि इन्फिनिटी, जब भी हमारे पास कोई इन्फिनिट सेट आएगा तो उसकी कार्डिनलिटी को हमने यूं आंसर करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स और आ रहे हैं बेटा जो आपने याद रखने हैं। वो कह रहे हैं कि इफ देयर आर टू सेट्स x एंड y, ठीक है, कि हमारे पास दो सेट्स मौजूद हो, एक x सेट हो और एक y सेट हो। अब ये जो उन्होंने ये दो लाइंस लगाई हैं x के साथ, ये बेटा कार्डिनलिटी शो कर रही है कि जब भी आप किसी भी सेट की कार्डिनलिटी लिखते हैं तो आप इन दो लाइंस के दरमियान लिखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप मुझे इस सेट की कार्डिनलिटी लिख के दो और इस सेट का नाम है ए, तो आप ऐसे ही दो लाइंस डालोगे, यहाँ पे ए लिखोगे, ठीक है। लेट मी चेक, अगर मैं कर सकूं जो, तो देखो आप यूं लिखोगे, आप यूं एक लाइन डालोगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ ए, आप यहाँ पे लिखोगे ए, ठीक है, और उसके बाद फिर आप डालोगे एक लाइन और फिर उसके बाद डालोगे आप इक्वल टू, ठीक है। और जितनी भी कार्डिनलिटी है, फॉर एग्जांपल इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 1 2 3 4 4 है, तो आप यहाँ लिखोगे कि सेट 4 की कार्डिनलिटी है 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे दो लाइंस लगी हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि x की कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं। x की कार्डिनलिटी अगर y की कार्डिनलिटी के इक्वल हो तो ये शो करती है कि x और y हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सेट A में भी 4 एलिमेंट्स है और सेट B में भी 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं इट अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। सो जब हमारे पास x और y के एलिमेंट सेम हो तो हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद है, बाइजेक्टिव फंक्शन मौजूद है। ये वर्ड अपने जहन के अंदर रखना है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि जब मैं अगर आपको कहूँ कि जब मैं आपको कहूँ कि हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन हम किसको कहते हैं, तो आपने मुझे बताना है कि जब हमारे पास दो सेट मौजूद हों और दोनों सेट्स जो हैं उनकी कार्डिनलिटी सेम हो, तो हम कहते हैं कि ये दोनों सेट्स में बाइजेक्टिव फंक्शन मौजूद है, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं बाइजेक्टिव फंक्शन को? फंक्शन को f से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फंक्शन फ्रॉम x टू y, ठीक है, यूं हम इसको लिखते हैं। दूसरी सूरत हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, कि हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ x मौजूद है, कि मतलब कि x सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद है वो या तो कम है y सेट से या इक्वल है y सेट पे। ये जो हमारे पास निशान बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? ये जो निशान हमारे पास बना हुआ है इसको हम बेटा कहते हैं लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये जो निशान है ये लेस देन का है और ये जो निशान है ये इक्वल टू का है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास कार्डिनलिटी है x की और लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। यानी x के एलिमेंट्स या बराबर है y के या लेस देन है y के, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन मौजूद हो दो सेट्स के दरमियान तो वो हमें क्या बताती है कि सेट x कार्डिनलिटी इज लेस देन और इक्वल टू सेट y कार्डिनलिटी, पहली चीज ये। और दूसरा वो हमें क्या बताती है कि इनके दरमियान इंजेक्टिव फंक्शन मौजूद है। कौन सा फंक्शन मौजूद है? इंजेक्टिव। अगर तो दोनों के बराबर हैं तो कौन सा फंक्शन मौजूद है? बाइजेक्टिव। और अगर x की कार्डिनलिटी यानी x में मौजूद एलिमेंट्स क्या बराबर या कम है y से तो कौन सा फंक्शन मौजूद है? इंजेक्टिव,
ठीक है, ये याद रखना है। और इसको लिखते हैं कैसे, इंजेक्टिव फंक्शन f फ्रॉम x टू y। पहले बाइजेक्टिव फंक्शन f फ्रॉम x टू y था, अब इंजेक्टिव फंक्शन f फ्रॉम x टू y। ठीक है, तो अभी तक हमने सेट को कैसे लिखते हैं वो सीखा, फिर हमने सेट को जो है वो सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है वो सीखी, कार्डिनैलिटी को इन दो लाइंस के दरमियान लिखते हैं हमने ये सीखा, और फिर हमने देखा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को दोनों को डिफरेंस मतलब दोनों तरीकों से सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और फिर हमने देखा कि बाइजेक्टिव फंक्शन हम किसको कहते हैं और इंजेक्टिव फंक्शन हम किसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज है हमारे पास दैट इज ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास 10 मिनट्स हैं, लेकिन डोंट वरी, हम दोबारा जो है वो क्लास रीजॉइन कर दें। ओके, दो चीजें हम लोगों ने स्टडी की, पहली थी बाइजेक्टिव फंक्शन, दूसरा था इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ x इज लेस देन y, यानी कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है, वही अगेन दो लाइंस के दरमियान x लेस देन का साइन है ये, और दो लाइंस के दरमियान y, y हमारे पास सेट का नाम है, denotes that set x cardinality is less than set y cardinality। cardinality हम किसको कहते हैं, number of elements in set, भूलना नहीं। It occurs when the number of elements in x is less than of y। वही बात होगी कि जब x के एलिमेंट्स y के एलिमेंट से कम होंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बन रहा है वो क्या है, इंजेक्टिव बट नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव बट नॉट बाइजेक्टिव। तो अगर देखो यहाँ पे देखो, अगर सिर्फ इक्वल हो तो क्या होगा, बाइजेक्टिव। अगर दोनों के एलिमेंट सेम हो तो क्या होगा, बाइजेक्टिव। अगर दोनों के एलिमेंट्स सेम या x के लेस देन y हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव। अगर सिर्फ लेस देन हो, इक्वल ना हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव। और लास्ट में हमें क्या कह रहे हैं कि इफ कार्डिनैलिटी ऑफ x is less than equal to cardinality of y and cardinality of y less than equal to cardinality of x, then cardinality of x is equal to cardinality of y। और ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों ने इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी मैं आप लोगों को कहूँ कि अगर x और y की कार्डिनैलिटी सेम है तो कौन सा फंक्शन हुआ, तो आप लोग बताओगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। और अगर मैं कहूंगी कि x की वैल्यू या x की कार्डिनैलिटी y से लेस है तो आपने क्या कहना है कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है। अगर मैं कहूँ कि x की लेस देन इक्वल टू y है तो फिर कौन सा फंक्शन है, तो आपने बताना है कि फिर भी ये इंजेक्टिव फंक्शन रहेगा। अगर मैं कहूँ कि कार्डिनैलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू y है और फिर मैं कहूँ कि y की भी कार्डिनैलिटी लेस देन इक्वल टू x है, तो जब ये दोनों सूरतें मौजूद होंगी तो बेटा कौन सा फंक्शन बनेगा, तो आप लोगों ने बताना है कि सूरत में x विल बी इक्वल टू y और ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ये कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, अपने फिंगर टिप्स पर रखने हैं, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब सेट कैसे लिखते हैं लिखना आ गया होगा। फिर उसके बाद रोस्टर और टेबुलर फॉर्म तो बेसिकली एक है। रोस्टर और सेट बिल्डर नोटेशन का आपस में डिफरेंस क्या है ये पता चला होगा। कार्डिनैलिटी हम किसको कहते हैं ये मैंने आपको बताया, कार्डिनैलिटी को लिखते कैसे है ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, ये रूल्स कौन से हैं और इसमें किसकी कितनी कार्डिनैलिटी होती है मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स।
ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारे पास जो सबसे पहली टाइप है दैट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को हम बेटा क्या कहते हैं? अ सेट which contains definite number of elements is called a finite set। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर दूंगी, ऑनलाइन डेफिनेशन है, बहुत इजी है, इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ अपने माइंड के अंदर रखना है कि वो एलिमेंट्स जिनको हम काउंट कर सकते हो कि इस सेट के अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है, तो वो सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। और उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? फाइनाइट होंगे या डेफिनेट होंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 से लेकर 10 के दरमियान जो एलिमेंट्स आते हैं उनका एक सेट बना दे, तो वो सेट एक डेफिनेट सेट होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल में सेट जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको समझने की कोशिश करनी है कि सेट बिल्डर नोटेशन में जो लिखा हुआ है इसको कैसे रीड करते हैं। ठीक है, इस चीज को कैसे रीड करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हूं मैं, तो यहाँ पे हमने x लिया सच दैट x बिलोंग्स टू n। ये जो निशान है ना दरमियान में, ये वाला हमारे पास, ये बिलोंग्स टू का निशान है, ये वाला। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है। बिलोंग्स टू क्या मतलब? कि ये जो x है ये हमारे पास नेचुरल नंबर की फैमिली में से है। ठीक है। और नेचुरल नंबर्स मैंने बेटा आपको पहले भी बताया 1 से शुरू होते हैं और ये इनफाइनाइट है, ये खत्म नहीं होते। ठीक है। जैसे हमारी काउंटिंग खत्म नहीं होती वैसे ही फाइनाइट नंबर भी खत्म नहीं होते। ठीक है। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? x such that x belongs to n, n stands for natural number, और ये बिलोंग्स टू का निशान है। ठीक है, इसको याद रखना है। एंड मैंने हमेशा आपको बताया कि अगर एंड दरमियान में आ जाए तो लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों चीज इंक्लूड होती है लाजमी। उसके बाद हमारे पास आ गया एंड 70। ठीक है, एक नंबर उन्होंने दिया 70 इज ग्रेटर देन x, यानी कि x हमारे पास जो वैल्यू है 70 उससे बड़ा है। और फिर एक और उसने नंबर दिया 50 जो कि लेस देन है x। तो हमें क्या समझ आया कि यहाँ पे आपने रीड कैसे करना है? देखो, यहाँ पे आपने समझने की बात यह है कि इस निशान का फेस जिस साइड पे होगा वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 70 जो है वो x से बड़ा है और 50 जो है वो x से छोटा है। तो हमें क्या समझ आया कि 50 से 70 के दरमियान जो एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि 70 से मेरे पास x बड़ा है और 50 से जो है वो छोटा है। ठीक है। तो सॉरी, x जो है 50 से बड़ा है और 70 से छोटा है। ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आई कि 50 से 70 के दरमियान जो एलिमेंट्स है वो हमारे सेट के अंदर आते हैं। और अगर इसको मैं वैसे लिखूं, देखो इसको अगर मैं वैसे लिखूं तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे होगा। सेट s इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं शुरू करूंगी 50 से और फिर 51, फिर 52, 53, और कब तक मैं लिखती जाऊंगी? अप टिल 70। ठीक है। ये मैंने अभी क्योंकि जगह थोड़ी थी और टाइम थोड़ा था तो मैंने सारा कुछ नहीं लिखा, वरना यहाँ 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 मतलब टिल 70 20 अल्फाबेट्स हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो ये हम कैसे लिख रहे हैं? ये हम रोस्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है। और ये हम कैसे लिख रहे हैं? ये हम टैबुलर फॉर्म, सॉरी ये हम कैसे लिख रहे हैं? सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। और ये हम कैसे लिख रहे हैं? ये हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, या हम कह सकते हैं टैबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आप देख सकते हो कि हमारा जो मीटिंग का टाइम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो मैं आप लोगों को रीजॉइन करवाती हूँ। ठीक है। और ये वाला टॉपिक हम जो है वो कंप्लीट करते हैं उसमें। तो ये वाली जो लास्ट ये वाला जो मीटिंग है ये मैं जो है एंड कर रही हूँ और मैं मीटिंग रीजॉइन करवाती हूँ आप लोगों को। ठीक है।